अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो हम कंक्लूड करेंगे बोन के टॉपिक को। हमने ऑस्टियोलॉजी स्टार्ट की हुई है। हमने ऑस्टियोलॉजी में बोन के लैंडमार्क्स, उसके बाद हमने उसके जो थे क्लासिफिकेशंस, और आज हम उसके पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द बोन। तो जो अगर हम ब्लड सप्लाई ऑफ द बोन को देखें तो ब्लड सप्लाई ऑफ द लॉन्ग, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। आपने जैसे टाइप्स पढ़ी थी बोन्स की, हमने कहा था कि लॉन्ग बोन होती है, शॉर्ट बोन होती है। तो हम इसको भी ब्लड सप्लाई को भी हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन आपने एग्जांपल्स भी पढ़ी हैं। कौन कौन सी एग्जांपल्स होती है? ह्यूमरस थी, आपने अब देखी, फिर फीमर है, टिबिया है, फिब्यूला है, रेडियस है ना, ऑल द एग्जांपल ऑफ लॉन्ग बोन। तो ब्लड सप्लाई ऑफ द लॉन्ग बोन में अगर हम देखें तो कौन कौन सी आर्टरीज हैं जो लॉन्ग बोन को सप्लाई करती हैं? सबसे पहले हैं डायफिजियल न्यूट्रिएंट आर्टरीज, पेरियोस्टियल आर्टरीज, मेटाफिजियल आर्टरीज एंड एपीफिजियल आर्टरीज। देखो ये सारी अपने नाम से आपको शो कर रही है। डायफिजियल आर्टरी शेफ्ट की आर्टरी है। पेरियोस्टियम बोन को जो सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू सराउंड करता है, जिसको पेरियोस्टियम कहते हैं, उसके अंदर जो आर्टरीज रन करती हैं दे आर कॉल्ड एज पेरियोस्टियल आर्टरीज। जहाँ पे एपिफिसिस का और डायफिसिस का जंक्शन होता है वहाँ पे मेटाफिजियल ग्रोथ प्लेट या ग्रोथ कार्टिलेज होती है। तो उस एरिया की सप्लाई के लिए कौन सी आर्टरीज होती है? मेटाफिजियल आर्टरीज होती हैं। और एंड्स को सप्लाई करने के लिए एपिफिजियल आर्टरीज होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायफिजियल न्यूट्रिएंट आर्टरीज। डायफिजियल न्यूट्रिएंट आर्टरीज आर 1 और 2 इन नंबर। ये एंटर होती हैं इन द शेफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन obliquely थ्रू अ न्यूट्रिएंट फोरामेन। न्यूट्रिएंट फोरामेन अंदर एंड करता है विद इन द न्यूट्रिएंट कैनाल और कॉर्टिकल कैनाल, और विद इन द न्यूट्रिएंट कैनाल और कॉर्टिकल कैनाल ये आर्टरी कोई ब्रांच नहीं करती, ये सिर्फ पास करती है। आपको पता है कि बोन के अंदर अगर हम बोन को देखें तो बोन के दो पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट जो हमने कहा था कॉर्टेक्स होता है, जहाँ कॉम्पैक्ट बोन होती है। इनर पार्ट जो है वहाँ पे मेडलरी कैविटीज़ या स्पंजी बोन होती है। तो न्यूट्रिएंट कैनाल जो है वो होली सोली रन करता है विद इन द कॉम्पैक्ट बोन और आउटर कॉर्टिकल बोन। अच्छा, इन जहाँ पे जंक्शन बनता है इन द जक्स्टा एंडोस्टियल जोन, और जहाँ पे कॉर्टेक्स का और इनर जो मिडलरी बोन है जहाँ पे उनका जंक्शन होता है उसको बोलते हैं जक्स्टा एंडोस्टियल जोन। इस एरिया के ऊपर आके न्यूट्रिएंट आर्टरी डिवाइड हो जाती है इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेस अगेन डिवाइड होती हैं एंड फॉर्म करती हैं लॉन्ग मिडलरी आर्टरीज। मिडलरी आर्टरीज पास करती हैं टूवर्ड्स द बोन एंड विद इन द जक्स्टा एंडोस्टियल जोन एंड एनास्टोमोस करती हैं किसके साथ? विद मेटाफिजियल आर्टरीज के साथ एंड एपीफिजियल आर्टरीज के साथ। मिडलरी आर्टरीज आल्सो गिव टू टाइप ऑफ द ब्रांचेस। सबसे पहले गिव अनदर ब्रांच नोन एज सर्कमफ्रेंशियल रेमाए। सर्कमफ्रेंशियल रेमाइज जो है वो गिव टू टाइप ऑफ द ब्रांचेस। एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनली ऑब्लिक ट्रांसकॉर्टिकल कैपिलरीज, ये रन करती हैं थ्रू द फुल थिकनेस ऑफ द कॉर्टेक्स। अनास्टोमोस करती हैं विद द पेरियोस्टियल वेसल्स के साथ आफ्टर emerging थ्रू अ फोरामेन कॉल्ड एज बोकमैन फोरामेन। फ्लो ब्लड थ्रू दीज आर कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि ये अंदर से बाहर की तरफ लेके आ रही है इसलिए इसके फ्लो को वो क्या नाम दे रही है? सेंट्रीफ्यूगल फ्लो। दूसरी ब्रांचेस है मिडलरी आर्टरीज की, दीज आर सेंट्रली डायरेक्टेड ब्रांचेस। अब देखो ये अपने नाम से आपको बताएंगे कि पास करती हैं इनटू द मैरो, ड्रेन इनटू द सेंट्रल वीनस साइनसेस ऑफ द मैरो। फ्लो ऑफ द ब्लड इज नोन एज सेंट्रीपिटल फ्लो। सेकेंड टाइप ऑफ द आर्टरीज जो कि लॉन्ग बोन को सप्लाई करती हैं, दीज आर पेरियोस्टियल आर्टरीज। पेरियोस्टियल आर्टरीज जो हैं ये डिराइव्ड होती हैं फ्रॉम द मस्कुलर आर्टरीज, जो कि मसल्स बोन के पार्ट के साथ अटैच होते हैं, उनको सप्लाई करने के लिए मस्कुलर आर्टरी है। तो पेरियोस्टियल आर्टरीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द मस्कुलर आर्टरीज। फ्लो ऑफ द ब्लड इज नोन एज सेंट्री, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो फ्लो ऑफ द ब्लड इज नोन एज सेंट्रीपिटल फ्लो। फॉर्म द वास्कुलर, ये आर्टरीज जो है पेरियोस्टियल आर्टरीज ये नास्टम रीडिवाइड होके वास्कुलर आर्केड्स बनाती हैं और ये एंड करती हैं बाय एनास्टोमोसिंग विद डायफिजियल आर्टरीज के साथ। थर्ड वन इज मेटाफिजियल आर्टरीज। मेटाफिजियल आर्टरीज अराइज होती हैं अगेन फ्रॉम द नेबरिंग पेरियोस्टियल आर्टरीज से, और ये भी एंड करती हैं बाय एनास्टोमोसिंग विद डायफिजियल एंड मेटाफिजियल आर्टरीज के साथ। लास्ट वन पेरियोस्टियल आर्टरीज। पेरियोस्टियल आर्टरीज जो है अराइज होती हैं फ्रॉम पेरी आर्टिकुलर वास्कुलर आर्केड एट नॉन आर्टिकुलर एरियाज ऑफ द बोन, और ये सप्लाई करती हैं टू द पेरियोस्टियम एंड एनास्टोमोस करती हैं विद द ब्रांचेस ऑफ द डायफिजियल एंड मेटाफिजियल आर्टरीज के साथ।
तो अगर हम बोन के पार्ट्स को यहाँ पे देखें तो बोन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ये 2 एंड्स हैं जिसको हमने एपिफिसिस का नाम दिया। तो एपिफिसिस की सप्लाई के लिए जो आर्टरीज यहाँ पे आ रही हैं, दीज आर एपिफिजियल आर्टरीज, ठीक है। बिटवीन द टू, बिटवीन द अच्छा इन बिटवीन ये जो शेफ्ट है इसको हमने डायफिसिस का नाम दिया है। तो डायफिसिस की सप्लाई के लिए जो आर्टरीज है हमने नाम देखा उनका और उसके बारे में डिटेल पढ़ी। दीज आर डायफिजियल न्यूट्रिएंट आर्टरीज। जहाँ पे जंक्शन बनता है एपिफिसिस का और डायफिसिस का, यहाँ पे जो है वो ग्रोथ कार्टिलेज होती है या मेटाफिजियल ग्रोथ प्लेट होती है और इसकी सप्लाई के लिए मेटाफिजियल आर्टरीज होती है, ठीक है। तो लॉन्ग बोन के बाद अगर हम सेकेंड वन देखें टाइप, तो वो इमेच्योर लॉन्ग बोन है, जब इमेच्योर नहीं हुई। तो ब्लड सप्लाई ऑफ द इमेच्योर लॉन्ग बोन जो है वो सिमिलर होती है, एक्सेप्ट जो अनास्टोमोसिस होते हैं बिटवीन एपिफिसिस एंड मेटाफिजियल आर्टरीज आर एब्सेंट। मेटाफिजियल आर्टरीज जो है क्योंकि अभी वहाँ पे ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट होती है, वो डिवाइड होके लेंथनिंग ऑफ बोन कर रही होती है। तो जो मेटाफिजियल आर्टरीज हैं ये मोर न्यूमरस इन नंबर होते हैं और एंड आर्टरीज होती हैं फ्रॉम, ये जो है फॉर्म करती हैं हेयर पेन बेंड्स। आफ्टर एपिफिजियल फ्यूजन दे आर नो मोर एंड आर्टरीज, ठीक है। ग्रोथ कार्टिलेज, और जो ग्रोथ कार्टिलेज है वो रिसीव करती है मेनली इसकी ब्लड सप्लाई थ्रू द टिश्यू फ्लूइड से भी। ब्लड सप्लाई ऑफ द शॉर्ट लॉन्ग बोन अगर हम देखें तो वो, अगर एग्जांपल देखें तो आपको पता है ये जो जितनी मेटाकार्पल्स हैं हैंड में और फुट में मेटाकार्पल्स हैं, फ्रिंजेस हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द शॉर्ट लॉन्ग बोन की। तो अगर हम इसकी सप्लाई देखें तो ये सेम होती हैं एज लॉन्ग बोन, ओनली वन एंड इसके पास, लेकिन इनका जो वन एंड है वो बिहेव करता है एज एपिफिसिस। ब्लड सप्लाई ऑफ द लार्ज इरेगुलर बोन, इरेगुलर बोन्स आपने देखी है, हिप बोन थी इरेगुलर, एक इरेगुलर बोन है। तो अगर लार्ज इरेगुलर बोन की ब्लड सप्लाई देखें तो कौन कौन सी आर्टरीज इसको सप्लाई करती हैं, न्यूट्रिएंट आर्टरी और डायफिजियल आर्टरीज। थिक कैल्सियस बोन को भी सप्लाई करती हैं, पेरियोस्टियल आर्टरीज हैं जो कि कॉम्पैक्ट बोन को सप्लाई करती हैं। अगर हम शॉर्ट इरेगुलर फ्लैट को देखें एग्जांपल, अगर हम इसकी देखें तो इसकी एग्जांपल जो है वो स्कैपुला है। तो अगर हम इसकी ब्लड सप्लाई देखें तो ये मेनली सप्लाइड होती हैं बाय पेरियोस्टियल आर्टरीज। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है गिव ब्लड सप्लाई ऑफ बोन, तो फिर आप सारा कुछ लिखोगे, आप उसमें लॉन्ग बोन भी लिखोगे, लॉन्ग शॉर्ट बोन भी लिखोगे, लार्ज इरेगुलर बोन भी लिखोगे और शॉर्ट इरेगुलर फ्लैट एंड शॉर्ट बोन्स लिखोगे। लेकिन अगर वो सिर्फ आपको देता है गिव ब्लड सप्लाई ऑफ द लॉन्ग बोन, तो सिर्फ आप लॉन्ग बोन की ब्लड सप्लाई लिखोगे। सेकंड, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो पूछती है व्हाट इज ग्रोइंग एंड हाइपोथेसिस। ग्रोइंग एंड हाइपोथेसिस क्या है, एप्लीकेबल होता है ओनली टू इमेच्योर लॉन्ग एंड मिनिएचर लॉन्ग बोन के साथ। इन लॉन्ग बोन आपको पता है जब मेच्योर हो जाती है तो इमेच्योर में तो ग्रोथ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे बोन ग्रोथ उसकी कंप्लीट हो जाती है, एपिफिसिस डायफिसिस के साथ यूनाइट हो जाती है, तो फिर उसके अंदर जो एपिफिजियल मेटाफिजियल ग्रोथ प्लेट है वो एब्सेंट होती है। तो ग्रोइंग एंड का क्या मतलब है, जब तक उसके पास ग्रोथ कार्टिलेज थी। अच्छा, तो इसलिए वो कह रहा है कि इन द लॉन्ग बोन्स, आपको पता है दोनों एंड्स पे एपिफिसिस थे और दरमियान में शेफ्ट था, इन बिटवीन द एपिफिसिस एंड डायफिसिस जो था वो दोनों के पास मेटाफिजियल ग्रोथ प्लेट है। तो इन द लॉन्ग बोन ग्रोथ कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द बोथ एंड बट द रेट ऑफ द ग्रोथ इज नॉट इक्वल। इस वजह से एक एंड जो है वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा एक्टिव होती है एज कम्पेयर टू द अनदर एंड। तो मोर एक्टिव एंड इज कॉल्ड एज ग्रोइंग एंड and this end growth cartilage fuse later to disappear। इस बात की समझ आई क्या है ग्रोइंग एंड हाइपोथेसिस क्या है। जब बोन ग्रो कर रही होती है तो उसमें मेटाफिजियल ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट होती है एट द जंक्शन ऑफ एपिफिसिस एंड डायफिसिस। इसी ग्रोथ कार्टिलेज के सेल रीडिवाइड हो रहे होते हैं, रिप्लेस हो रहे थे बाय मीन्स ऑफ द बोन सेल्स, बाय मीन्स ऑफ द बोन सेल से। और लॉन्ग बोन में हम कह रहे हैं इन द लॉन्ग बोन ग्रोथ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है बोथ एंड्स पे, लेकिन एक एंड ऐसा होता है जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा एक्टिव होती है एज कम्पेयर टू अदर एंड। तो जहाँ पे ज़्यादा एक्टिव ग्रोथ हो रही है, मोर एक्टिव एंड इज कॉल्ड एज ग्रोइंग एंड एंड दिस एंड ग्रोथ कार्टिलेज फ्यूज लेटर टू डिसअपियर, ताकि जितनी लेंथनिंग होनी है वो हो जाए। टू लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन है। टू लॉज ऑफ ऑसिफिकेशन क्या है, एपिफिसिस इन जहाँ पे जो ऑसिफिकेशन हो रही होती है, यहाँ पे एपिफिसिस फर्स्ट टू अपीयर इज लास्ट टू फ्यूज।
न्यूट्रिएंट कैनाल इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड एक्सेप्ट इन द फिबुला। ये दोनों आपने याद रखने हैं कि एपिफिज फर्स्ट टू अपीयर है और न्यूट्रिएंट कैनाल ऑलवेज डायरेक्टेड होता है अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड। In upper limb, growing end of the long bone are situated away from the elbow. इसके लिए वो एक फार्मूला, एक लाइन याद कर लो अगर आप कर सकते हो। Toward elbow we flee and toward knee we go. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें ये समझ आया कि ग्रोइंग एंड हाइपोथेसिस में दोनों एंड्स ग्रोइंग एंड्स होते हैं, लेकिन एक एंड ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वो एंड जो है मोर एक्टिव होता है। तो ग्रोइंग एंड हाइपोथेसिस की होप्स आपको समझ आ गई। अगर हम इससे रिलेटेड अप्लाइड एस्पेक्ट्स देखें, ग्रोथ बोन से रिलेटेड अगर हम अप्लाइड एस्पेक्ट्स देखें, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जी स्कर्वी है। स्कर्वी क्या है? स्कर्वी इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। सो डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन होता है, इंटरसेलुलर सीमेंटिंग सब्सटेंसेस कम होता है, न्यू कैपिलरीज जो है वो भी इसमें कम होती हैं। काजेज रप्चर ऑफ द कैपिलरीज, अगर रप्चर हो जाए स्कर्वी की वजह से कैपिलरीज रप्चर हो जाती हैं तो मसल्स के अंदर हीमाटोमा फॉर्मेशन हो जाती है, और जो कि क्या करती है, लीड टू द स्फीयर पेन एंड टेंडरनेस। इसके अलावा इसमें क्या होता है, वो अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्रैक्चर्स होते हैं। फ्रैक्चर्स मोर कॉमन होते हैं इन द चिल्ड्रन एज कम्पेयर टू एन अडल्ट। अच्छा, चिल्ड्रन में कॉमन है, तो चिल्ड्रन के अंदर वो कहता है कि प्री डोमिनेंट ऑर्गेनिक मैटर जो है वो मैक्सिमम इन 3rd मंथ to 3 ईयर होता है। सिलेंडर नेचर ऑफ द बोन होती है। इसके अलावा केयर फ्री एक्टिविटी होती है बच्चों की। मैनी ऑफ देम आर हेयर लाइन। अच्छा, अब ये जो फ्रैक्चर्स होते हैं इनमें बेसिकली इनके फ्रैक्चर हेयर लाइन होते हैं, पूरा कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं होता, या ग्रीन स्टिक इंजरी होती है। ग्रीन स्टिक आपने क्लेविकल में भी पढ़ी होगी कि बोन जो है, जैसे अगर शाख देखें दरख्त की, जब वो अगर हरी शाख हो और उसको आप तोड़ने की कोशिश करो तो वो बेंड होती है, वो टूटती नहीं है। सिमिलर केसेस में बच्चों के अंदर बेंडिंग हो जाती है, वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, और इसको वो बोलते हैं ग्रीन स्टिक इंजरी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, फ्रैक्चर्स बच्चों में, फ्रैक्चर आपको पता है हील करते हैं एज रैपिडली एज कम्पेयर टू अडल्ट। जैसे वो कहता है कि फेमोरल फ्रैक्चर एट बर्थ यूनाइटेड इन 3 वीक, एट द एज ऑफ द 20 ईयर इट टेक्स 20 वीक, इवन मोर इन द ओल्डर। इन द ओल्ड एज ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट डिक्रीजेज इन द बोन। एज आपको पता है कि उसमें ऑस्टियोप्रोसिस शुरू हो जाता है, कैल्शियम जो है वो बोन से टूटना शुरू हो जाता है। तो बोन्स क्या होती हैं, मोर पोरस होती हैं और लूज करती हैं इलास्टिसिटी। ऑस्टियोप्रोसिस आर मोर कॉमन होता है इन द फीमेल ड्यू टू द ड्रॉप इन द सेक्स हार्मोन इन द ओल्ड एज। फ्रैक्चर हीलिंग हमें पता है कैसे है, तो प्रॉपर हीलिंग, ब्रोकन एंड जो है वो दूसरे के पास आते हैं, पास क्लोज कम क्लोजर होते हैं, इस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। Fibroblasts of the surrounding connective tissue proliferate and secrete collagen around the fracture to form a new bone callus, which is yet to be ossified. Callus holds the bone together. Remodeling of the bone occurs in the fracture area. Finally, callus is reabsorbed and replaced by bone after several months. Very little evidence of fracture remains, especially in the young people. ये सारा आपको वो नज़र आ रहा है कि फ्रैक्चर हुआ, हीमाटोमा फॉर्मेशन हुई, फिर जी वहाँ पे फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस की फॉर्मेशन हुई, फिर यहाँ पे वो कैलस जो है वो रिप्लेस होना शुरू हुआ बाय मीन्स ऑफ द बोन टिश्यू से, और एट द एंड सारे का सारा कैलस रिप्लेस हो गया बाय मीन्स ऑफ बोन सेल्स। नेलिंग भी कर सकते हैं, वो अगर बोन इस तरह से टूटी हो कि एक दूसरे के पास जो है वो प्रॉपरली ना लाई जा सके, तो फिर नेलिंग का प्रोसीजर करते हैं। नेलिंग कैसी होती है, मेटल पिन्स होती हैं जो कि फ्रैक्चर्ड बोन को एक दूसरे के पास रख के टाई करते हैं। दीज आर द एग्जांपल ऑफ नेल्स। अच्छा, क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या है ऑफ ऑसिफिकेशन? रेडियोलॉजिस्ट जो है वो डिटरमिन, अच्छा आपको पता है एक दफ़ा क्वेश्चन आया था, एज डिटर्मिनेशन विद द हेल्प ऑफ बोन। अगर हम बोन के रेडियोग्राफ्स के थ्रू एज डिटर्मिनेशन का प्रोसीजर कर रहे हों, जैसे मेडिको लीगल्स होते हैं, उसमें अगर एज डिटर्मिन करनी हो तो कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट डिटर्मिन करता है एज ऑफ द पर्सन फॉर द मेडिको लीगल एस्पेक्ट। अपीयरेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन को देखते हैं, आपको पता है कि सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन डिफरेंट एज के ऊपर अपीयर हो रहे होते हैं। इसके अलावा जैसे डिसअपियरेंस ऑफ द ग्रोथ कार्टिलेज, डिफरेंट बोन की जो ग्रोथ कार्टिलेज है वो डिफरेंट टाइम के ऊपर डिसअपियर हो रही होती है, तो डिसअपियरेंस ऑफ ग्रोथ कार्टिलेज से वो देखते हैं।
जैसे वो कहते हैं figure of the epiphysis with the diaphysis occur in 1 to 2 year early in the female as compared to the male। तो ये आपको पेन नज़र आ रहा है, ये जी दोनों अगर आप एंड्स देखो तो ये एपिफिसिस है, यहाँ नीचे डायफिसिस है, इन बिटवीन आपको ग्रोथ प्लेट नज़र आ रही है। अगर ट्रांजिट इलनेस हो या मेल न्यूट्रिशन हो तो इसके अंदर जो है वो ऑसिफिकेशन जो है वो डिलेट हो जाती है। एज अ रिजल्ट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डेंस लाइन ऑफ प्रोविजनल कैल्सिफिकेशन कंटेनिंग थिकन ट्रेबिकुली कॉल्ड एज लाइन ऑफ अरेस्टेड ग्रोथ। ग्रोथ कार्टिलेज एंड फ्रैक्चर ऑन द रेडियोग्राफ आपको कैसे नजर आ रहे हैं? एजेस ऑफ द डायफिस एंड एपिफिसिस आर स्मूथली कर्व्ड होती है इन द रीजन ऑफ द ग्रोथ कार्टिलेज। इन द फ्रैक्चर देयर इज अ शार्प अनइवन एज ऑफ द बोन। जैसे यहाँ पे देखो कि ये स्मूथ था, लेकिन अगर फ्रैक्चर होगा इसमें एपिमेटाफिजियल ग्रोथ प्लेट के लेवल पे तो शार्प एज अपीयर होते हैं। इसके अलावा ए वास्कुलर इस्कीमिक नेक्रोसिस हो सकता है, डेथ ऑफ द बोन टिश्यू ड्यू टू द लॉस ऑफ दैट ईयर सप्लाई। After every fracture, small area of the bone undergo necrosis. Sometimes large area may be affected. In children, many disorders result from the avascular necrosis of the epiphysis called as osteochondrosis. आपको क्वेश्चन दिया जाता है गिव द डिफरेंस बिटवीन द ऑस्टियोप्रोसिस एंड ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस। तो अब आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल गया होगा कि व्हाट इज ऑस्टियोप्रोसिस एंड व्हाट इज ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस।